अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR UC नेट। डेट याद रखिएगा 4 अप्रैल संडे 12 बजे से लेके 1:15 तक। केमिकल साइंसेस के लिए आपके पास होंगे 30 क्वेश्चन, जहाँ पे अगर आपका अच्छा रैंक आता है, रैंक फर्स्ट पे आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलता है, रैंक सेकेंड से लेकर रैंक 10 तक 75% का स्कॉलरशिप, रैंक 11 से लेकर रैंक 35 तक 50% का स्कॉलरशिप, और रैंक 36 से लेकर रैंक 150 तक आपके पास मौका है कि आप 25% तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं 6 मंथ या 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। तो आज ही इनरोल कीजिए अनअकैडमी एक्सेलरेट के लिए, केमिकल साइंसेस के लिए। ऐसे ही सेम चीज़ आपके लिए मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी है। सेम 4 अप्रैल संडे को 12 बजे से लेके 1:15 तक आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, और जितना बढ़िया से बढ़िया आप रैंक लाएंगे उतना अच्छा आपके पास चांस है कि आप ये जीत सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। 60 डे का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है फिजिकल साइंसेस के लिए। बैच फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को। इसको लीड कर रही है सुरभि उपाध्याय, राहुल मेहरा और ललित कुमार, जहां पे टॉप एजुकेटर्स डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फिजिकल साइंसेस के लिए CSIR UC नेट में जो पूछे जाते हैं उसके लिए। तो इसका भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही 60 डे का क्रैश कोर्स मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी स्टार्ट है बैच फर्स्ट, जो कि है स्टार्ट आपका 31 मार्च से। इसको लीड कर रहे हैं गजेंद्र पुरोहित, पंकज कुमार, और जो टॉप एजुकेटर्स हैं ये डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं CSIR UC नेट में पूछे जाते हैं मैथमेटिकल साइंसेस के लिए। तो सारे के जो लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इस कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज के इस वीडियो से मैं स्टार्ट करता हूं माइक्रोबायोलॉजी भी। बहुत सारे जो हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके अलग अलग पार्ट से, मैंने इसका सिलेबस भी आपको दिया है, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने 5-6 टॉपिक जो है उसका सारा क्वेश्चन 2008 से लेकर 2020 तक का सॉल्व करा दिया है। अभी इस वीडियो से हम माइक्रोबायोलॉजी भी देखेंगे। ये है पार्ट 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू एस्टैब्लिश माइक्रोबियल डाइवर्सिटीज। इसमें से कौन सा मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है अगर हम माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को जानना चाहते हैं? तो क्या आप मेज़र करेंगे म्यूरामिक एसिड पाया जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, उससे, या आप RFLP एनालिसिस करेंगे, या 16S rRNA सीक्वेंसिंग करेंगे, या मेज़र करेंगे आप टोटल DNA कंटेंट को? तो मेज़र करके म्यूरामिक एसिड का सेल वॉल जो उसमें पाया जाता है, सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड, उसका मेजरमेंट करके आप माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को उतने अच्छे से नहीं जो है एस्टैब्लिश कर पाएंगे, ना तो RFLP ना तो टोटल DNA कंटेंट निकाल के। सबसे जो बेहतरीन है, अगर आपने कार्ल वूज का जैसे वो पढ़ा होगा 3 डोमेन सिस्टम, यूकैरिया, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, तो उन्होंने 16S rRNA का सीक्वेंसिंग किया था। उसके बेसिस पे माइक्रोबियल डाइवर्सिटी का उन्होंने असेसमेंट किया था। तो ये सबसे अच्छा है। अगर आपने भी कई बार ये सुना होगा 16S rRNA, 18S rRNA, ये क्या होता है एक्चुअली? RNA का मतलब आपको पता होगा राइबोसोमल RNA। आपको पता होगा राइबोसोम क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, उसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। अब आपको ये भी पता होगा कि RNA के 2 सब यूनिट होते हैं, और प्रोकैरियोट, यूकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट अगर हम राइबोसोम की बात करें तो वहाँ पे एक स्मॉल सब यूनिट होता है जिसको हम 30S सब यूनिट बोलते हैं, और एक लार्ज सब यूनिट होता है जिसको हम 50S सब यूनिट बोलते हैं। दोनों मिलके जो होता है 70S सब यूनिट, 70S सिल्वर ये यूनिट है, S जो यहाँ पे लिखा है, 70S वाला राइबोसोम बनाते हैं। ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है। वैसे ही यूकैरियोट में आप देखेंगे जो यहाँ का यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S का होता है। इसके भी 2 पार्ट रहते हैं। छोटा वाला पार्ट जो होता है 40S का होता है, और बड़ा वाला पार्ट आपका 60S का होता है। अब देखिए, ये जो 16S rRNA है ये प्रोकैरियोट का जो 30S सब यूनिट है इसमें पाया जाता है। 16S rRNA और 10 इसके साथ 21 प्रोटीन रहते हैं, वो मिला के ये जो 30S सब यूनिट है छोटा वाला, ये बनाता है प्रोकैरियोट में। वहीं यूकैरियोट में आप देखेंगे जो यूकैरियोट का छोटा वाला है 40S, उसमें इसकी जगह पे 16S rRNA की जगह पे 18S rRNA होता है, और उसके साथ 30 प्रोटीन रहते हैं जो मिला के आपका 40S सब यूनिट बनाते हैं। वहीं अगर बड़े वाले सब यूनिट की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट का जो बड़ा वाला सब यूनिट है राइबोसोम का वो 50S कहलाता है, और यहाँ पे 2 rRNA पाए जाते हैं, 5S rRNA और 20S rRNA, प्लस इसके साथ
30 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इससे मिलकर ये बड़ा वाला आपका सब यूनिट बनता है प्रोकैरियोट में, और दोनों मिलकर 70s का टोटल राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम का फंक्शन आपको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है। यूकैरियोट अगर हम राइबोसोम की बात करें तो छोटा वाला मैंने आपको बताया, अगर आप देखेंगे जो बड़ा वाला सब यूनिट होता है 80s का, अगर आप देखेंगे 40s 60s दो में डिवाइड हो जाएगा। और जो 60s वाला है इसमें जैसे इसके बड़े वाले में केवल 2 आरआरएनए था, 23s का और 5s का। वही जो इसका है यूकैरियोटिक का, इसमें 3 आरआरएनए पाया जाता है। 5s सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक, इसमें भी 5s पाया जाता है। 23s के जगह पे इसमें 28s आरआरएनए पाया जाता है, और एक एक्स्ट्रा भी यहाँ पे पाया जाता है 5.8s आरआरएनए। तो ये सारे आरआरएनएज हैं, ये राइबोसोम में रहते हैं, कैटालिटिक फंक्शन होता है इसका, ये सब राइबोजाइम्स हैं और इन्हीं का सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग करने का क्या मतलब होता है, मैंने आपसे बताया 16s आरआरएनए, तो इसका सीक्वेंसिंग करने का ये मतलब है, कोई अगर एक स्पीसीज है, मान लीजिए बैसिलस सबटिलिस एक बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसीज एक बैक्टीरिया हो गया, और कोई ई कोलाई एक बैक्टीरिया हो गया। अगर आप इसका ये जो 16s आरआरएनए, क्योंकि आरआरएनए है इसमें भी क्या होगा, ए यू जी सी ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस रहेंगे, तो अगर आप सारे का सीक्वेंस कंपेयर करेंगे तो आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे सीक्वेंसिंग के बेसिस पे। और यही है सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसेस के बेसिस पे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्लांट्स का, जैसे मान लीजिए सोलैनम नाइग्रम है, सोलैनम मेलोजेला है, तो वो तो मान लीजिए ये प्लांट्स क्या है, यूकैरियोट हैं। तो यूकैरियोट में ऐसे ही, जैसे मान लीजिए 16s है, ऐसे आप 18s का अगर आप यूज करेंगे तो देखेंगे सारे स्पीसीज का सीक्वेंसेस अलग अलग होते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन सा स्पीसीज है कौन सा नहीं है। तो वही हम प्रोकैरियोट्स में यूजली 16s आरआरएनए का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट आंसर, कौन सा होगा, करेक्ट आंसर इज 16s RNA sequencing is the most important method to establish microbial diversity. The second one is allelopathy is related to, allelopathy किससे related है, disease cure by chemical drug, क्या हम इसे disease का cure करते हैं chemical drug से, dislocation and restoration of allelomorphic gene, helpful activity between neighboring plants, और the fourth one is inhibitory activity of a plant species to its neighboring plant species. तो allelopathy का आपको पक्का इसका आंसर पता होगा। allelopathy क्या है, ये क्या है, इनहिबिटरी एक्टिविटी है प्लांट स्पीसीज का इसके नेबरिंग प्लांट स्पीसीज का। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, एलोपैथी इज अ बायोकेमिकल फिनोमेनन बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस वन और मोर बायोकेमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस द जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। दीज बायोकेमिकल्स आर नोन एज एलोकेमिकल्स and can have beneficial or detrimental effects on the target organism and the community. तो एलोपैथी का ये हो गया। अब थर्ड वन पे आते हैं, द बोन ड्राई रेसिड्यू ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इज कॉल्ड एज, कह रहा है जो बोन ड्राई रेसिड्यू होता है जब हम शुगर केन का प्रोसेसिंग करते हैं, वो जो बोन ड्राई रेसिड्यू हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मोलासेस, मेसेस्क्वाइट, बैगेसेस और मोलस्क्यूट। अभी कॉमन है, आप देखिए टर्मिनोलॉजी जो है थोड़ा सा हर चीज में टफ ही होती है क्योंकि इंग्लिश है, आपको पता है। बैगेसेस, मोलासेस ये सब अलग चीजें हैं। देखिए शुगर केन के प्रोसेसिंग के बाद जो लिक्विड टाइप का पार्ट रहता है जिससे आगे चल के चीनी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलासेस बोलते हैं। और जैसे कि आपने अगर शुगर केन का जूस पिया होगा, जब भी आप जाते हैं उनसे बोलते हैं भैया जूस बनाइए, तो वो क्या करता है, जो शुगर केन का वो होता है स्टेम होता है, उसको क्या होता है उसके इंजन विंजन टाइप का होता है, वहां पे डालता है, उसके बाद उससे सारा जूस निकाल लेता है। जो लास्ट में बचता है, ठीक, जो एकदम से प्रोसेस्ड पार्ट बचता है सूखा सूखा उसका स्टेम का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बैगेसेस बोलते हैं। ठीक, और उसको बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, मोलासेस और बैगेसेस। आप इंटरनेट पे फोटो सर्च करेंगे तो आप क्लियरली पहचान लेंगे कि एक्चुअली किस चीज की बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एनारोबिकली इन पैडी फील्ड्स और इन द र्यूमन ऑफ कैटल। कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब रिडक्शन होता है या डिकम्पोजिशन होता है एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में पैडी फील्ड्स में, या जो र्यूमन या कैटल होते हैं उनमें जब एनारोबिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन या डिकम्पोजिशन होता है तो कौन सा गैस जो होता है प्रोड्यूस होता है, कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मास गैस, लाफिंग गैस या CFCs। तो एक्चुअली वहां पे क्या निकलता है, मार्स गैस निकलता है। मार्स गैस या जिसे सौंप गैस या बॉग गैस बोलते हैं, ये मिक्सचर किसका होता है, मीथेन का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। दे आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली विद इन द सम जियोग्राफिकल मार्शेस, स्वम्प्स एंड बॉक्स। अ मार्श इज अ वेटलैंड। अब देखिए मार्श गैस इसको बोला जाता है, मेनली इसका मीथेन की मात्रा ज्यादा रहती है,
कैटल्स वगैरह में भी ये मार्स गैस निकलता है। ठीक है, अब देखिए मार्स को बोलेंगे कैसे। पहले तो अब देखिए मार्स, इसका नाम मार्स गैस, इसका नाम क्यों पड़ा। जब भी आप कहीं पे जाते हैं किसी पॉन्ड वॉन्ड के किनारे, देखिए मान लीजिए लेक है एक, ठीक है, ये फोटो शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, लेक है, और लेक में तो पानी भरा रहता है, ठीक। फिर उसके किनारे वेटलैंड आता है, मतलब जहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ भी रहेंगी, पेड़ पौधे भी रहेंगे, पर वहाँ पे पानी भरा हुआ रहेगा। उसके बाद क्या आता है, अपलैंड आता है। अपलैंड पे आपको पानी नहीं मिलेगा, वहाँ पे सॉइल रहेगा और बड़े बड़े ट्रीज और श्रब्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो एक अपलैंड होता है, फिर कोस्टल वेटलैंड होता है, और फिर उसके बाद पूरा पानी वाला सिस्टम आ जाएगा जिसको आप लेक बोलते हैं। अब ये जो आपका कोस्टल वेटलैंड है, इसको आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला आपका स्वैम्प आता है। स्वैम्प में क्या, स्वैम्प के इधर किनारे जो अपलैंड की तरफ रहेगा वहां पे फॉरेस्ट आपको मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाने पे आपको श्रब मिलता है। अब स्वैम्प के बाद ही मार्श आता है, जो आपका लेक के किनारे वाला पोर्शन होता है, इसमें ज्यादा पानी होता है। यहाँ पे मार्श में भी मीडो स्टेज होता है जो इसके किनारे होगा, स्वैम्प के किनारे। फिर डेंस इमर्जेंट रहेंगे जो पानी से बाहर निकले, फिर स्पार्स इमर्जेंट होंगे जो थोड़े थोड़े जिनका पार्ट जो होता है पानी से बाहर निकला रहेगा। उसके बाद सबमर्जेंट आते हैं, ऐसे प्लांट जो पूरा डूबा हुआ रहेगा, तो ये मार्श में आते हैं। और यहाँ यही से जो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है इस कंडीशन में भी। तो यहाँ पे भी एनऑर्बिकली मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे तो ये गैस निकलती है, इसलिए इसको मार्श गैस हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राइबोफ्लेविन किससे मिलता है, एस्टोबैक्टर, एस्बिया गॉसिपाई, एस्परजिलस नाइजर या राइजोपस। जो आपका राइबोफ्लेविन है ये आपका नेचुरली जो है इससे निकलता है एस्बिया गॉसिपाई से। एस्बिया गॉसिपाई क्या है, एक फिलामेंटस हेमिएस्कोमाइसीट है, मतलब एक फंगस है, और ये इससे राइबोफ्लेविन हमें मिलता है नेचुरली। 6 पे आते हैं। इंडोसिम्बायोटिक इवोल्यूशन इज सपोज्ड टू बी अकर्ड फॉर। कह रहा है इंडोसिम्बायोटिक इवोल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ही। कह रहा है किसके लिए हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इंडोसिम्बायोटिक जो इवोल्यूशन है ये सपोज किया जाता है कि बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हुआ है। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है क्या, इसमें यह बताया जाता है कि पहले कोई फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया था, ऐसे ही कुछ करके, ठीक, उसे किसी दूसरे सेल ने इंगल्फ किया, उससे ही यूकैरियोटिक सेल बने हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक वाले पाए जाते हैं 70s के, उनका खुद का एटीपी सिंथेस वगैरह रहता है, और वो बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको ऐसा माना गया है कि ये पहले बैक्टीरिया ही थे जो एक दूसरे सेल ने उसे इंगल्फ कर लिया और फिर वो यूकैरियोटिक सेल के पार्ट हो गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर सपोज टू बी, इनका क्या मतलब इवोल्यूशन जो हुआ है इंडोसिम्बायोटिक की वजह से हुआ, मतलब ये इंडोसिम्बायोंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टैप टॉक्सिन आल्सो नोन एज वाइल्ड फायर टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस होता है टैप टॉक्सिन, जेंथोमोनास कॉट्राई, स्यूडोमोनास सिरिंजी, अल्टरनालिया अल्टरनेट या फिजोकॉकम एमिगडालाई। ठीक है, ये है यहाँ पे आपको बताना है किससे ये बोला जाता है किसको। तो आपको जो स्यूडोमोनास सिरिंजी है इससे ये टैप टॉक्सिन निकलता है। टैप टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्यूडोमोनास सिरिंजी, पैथोजन वेराइटी टेबिसियाई, ठीक है, ये पैथोजन वेराइटी भी होता है इन सब में, विच काजेज द वाइल्ड फायर डिजीज ऑफ टोबैको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया इज, किसको इसमें से आप बोलेंगे कि रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, मेसोसोम या लाइसोसोम। आपको पता है ऑर्गेनेल पाया नहीं जाता बैक्टीरिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, राइबोसोम मेसोसोम होता है। राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, बट द मेसोसोम्स आर स्ट्रक्चर आर सपोज टू बी सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 9। साइट्रस कैंकर इज काज्ड बाय, तो आपसे तो ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है कॉजल ऑर्गेनिज्म, यहाँ तो पूछ लिया किस उससे बिलोंग करता है। तो साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया डिजीज है, किससे होता है, बैक्टीरियम ज़ैंथोमोनास सिट्राई से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द बैक्टीरिया विच डू नॉट बियर फ्लैजिला आर नोन एज, कह रहा है ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास बिल्कुल भी फ्लैजिला नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस, हेट्राइकस, पेरिट्राइकस और मोनोट्राइकस। तो ऐसे बैक्टीरिया जहां पे बिल्कुल भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, क्लियर कट आंसर है आपका एट्राइकस। अब जो भी बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला होता है उसको आप कई सारे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक ही फ्लैजिला होता है एक पोल पे तो मोनोट्राइकस, अगर एक फ्लैजिला है दो पोल पे तो एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब बोथ। बहुत सारे फ्लैजिला हैं एक पोल पे
तो सिफेलोट्राइकस, और दोनों पोल पे बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो लोफोट्राइकस। अगर बहुत सारे फ्लैजिला हैं पूरा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, दिस विल बी नोन एज पेरीट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। आपको बताना बैक्टीरियल डिजीज में से कौन है, तो क्लियर कट है, ऊपर ही आया था आपका साइट्रस कैंकर जो है आपका, ये एक आपका क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। किससे होता है ये, ज़ैंथोमोनास सिट्राई से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हु फॉरवर्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था, तो ये भी क्लियर कट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, रॉबर्ट कोच थे या आपके लुइस पाश्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुइस पाश्चर। कभी अभी आप रॉबर्ट कोच नहीं बताइएगा। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है क्या, इट इज करंटली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी फॉर मेनी डिजीजेस। इट स्टेट्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज पैथोजन और जर्म्स कैन लीड टू डिजीज। मतलब जो भी डिजीज होते हैं वो जर्म्स की वजह से होते हैं, स्पॉन्टेनियसली नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विनेगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर बाय। विनेगर शुगर से बनता है, कैसे, किसके द्वारा, लैक्टोबैसिलस, एस्टोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और साल्मोनेला। आपको पता होना चाहिए कोई भी शुगर होता है उसका पहले प्रोसेसिंग होता है ईस्ट वीस्ट के द्वारा अल्कोहल में, फिर अल्कोहल से एस्टिक एसिड बनता है, मतलब विनेगर बनता है आपका एसिटोबैक्टर की वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एसिटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्लोराम्फेनिकोल इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्लोराम्फेनिकोल किससे ऑब्टेन होता है, वेनेजुली से, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस या फ्रेडी से या ग्रीसियस। तो मैंने आपसे अभी एक वीडियो डाला था जल्दी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्लोराम्फेनिकोल है ये किससे निकलता है। वहाँ पे आपको मैंने बोला था कि याद रखिएगा आप सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे जूली बताया था, और एक मिनट यहाँ पे मैंने सारा पिछले वीडियो में ये डाला था, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे निकलता है, मैंने आपको बोला था ट्रेप्टोजीसस, आप याद रखिएगा। और टेट्रासाइक्लिन के लिए ओरियोसाइक्लिन याद रखिएगा। क्लोराम्फेनिकोल के लिए जूली कॉल्टिन, हाँ ये जूली कॉल्टिन, तो जूली कॉल्टिन, तो आप इसी से गेस कर लेंगे। ग्रीसस है तो जीसस, आप यार स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेप्टोजीसस मैंने आपको बताया था। फ्रेडी है तो फ्रेडी किसके लिए, फ्रैड न्यू, यहाँ पे फ्रैड न्यू होगा, तो फ्रैड न्यू हो गया, मतलब ब्रांड न्यू मैंने इसके लिए आपको बताया था, उससे आप याद कर लेते। तो यही है टर्म, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसे देख लीजिएगा। ट्रिक टू रिमेंबर, विच एंटीबायोटिक इज नॉट अ बैक्टीरियल ओरिजिन। इसमें से कौन सा बैक्टीरियल ओरिजिन का एंटीबायोटिक नहीं है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरियल है, एरिथ्रोमाइसिन भी बैक्टीरियल है, इथ्रोमाइसिन भी बैक्टीरियल है। पेनिसिलिन जो है आपको पता है कि ये फंगस होता है, बहुत पॉपुलर ये भी है। फंगस कौन सा है आपका, पेनिसिलियम नोटाटम, उसके द्वारा ये वो होता है, ठीक, उससे निकलता है। फ्लेमिंग ने सबसे पहले बताया था, तो आपको पता ही होगा। तो ये था आपका सारा 15 क्वेश्चन जो है इस पार्ट 1 में मैंने सॉल्व किया। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, ये भी 4-5 पार्ट में माइक्रोबायोलॉजी भी खत्म हो जाएगा। आप इसके क्वेश्चन देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ें हैं इसमें थ्योरी वाला पोर्शन कवर करते रहिए, और MCQs भी ऐसे जो भी हैं इस पे बेस वो भी सॉल्व करते रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।